हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज हम फिर से लेके आए एक नई वीडियो जो कि होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो डायग्राम भी मैंने आपको एक प्रोवाइड करवाया था। तो इसके अंदर आपको पार्ट्स को मैंने सिंपली एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर हमारे को क्या क्या स्टडी करना होता है। अब हम आज पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है ब्लड को फिल्टर करना, किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड को फिल्टर किस तरह से कर पाती हैं, व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ किडनीज और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इससे के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा किडनीज के डिटेल में लेके जाता हूं कि जो किडनीज हैं वो आपको बता ही दिया था मैंने लेक्चर में, क्या होती हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, मैंने बता दिया था। तो अब किडनीज हैं, जो किडनीज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए जो किडनीज हैं वो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है और उस यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उस यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जो हर एक किडनी है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है और उन छोटे छोटे यूनिट्स को जो एक्चुअल में किडनी के अंदर वर्किंग करते हैं, कि किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। अब किडनीज के अंदर भी कौन ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो वो ये यूनिट है नेफ्रॉन। तो जो किडनीज हैं बहुत सारी छोटी छोटी वर्किंग यूनिट से मिलकर बनी है, दैट यूनिट्स आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर, अगर हम एनसीईआरटी की माने तो हर एक किडनी के अंदर ईच किडनी हैज 1 मिलियंस, अप्रोक्सीमेट 1 मिलियंस नेफ्रॉन। हर एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हम नेफ्रॉन किस तरह से काम करते हैं उसको पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि किडनीज का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ए किडनी, व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ए किडनी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन इसे हम कह सकते हैं। अब इससे पहले वर्किंग हम पढ़े, हम पहले जान लेते हैं नेफ्रॉन क्या है। तो देखिए नेफ्रॉन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, स्मॉलर वर्किंग यूनिट ऑफ किडनीज। देखिए किडनी की जो छोटी, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट जो वर्किंग यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब बात करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे हम, कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कई बार 3 पार्ट्स भी हम इसको बोल देते हैं। तो 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए 2 पार्ट्स क्या होते हैं। एक पार्ट होता है अपना बोवेन कैप्सूल, और दूसरा होता है, इसको हम बोवेन कैप्सूल की बजाय हम इसको लिख लेते हैं मेलफिजियन बॉडी, मेलपिगियन बॉडी, ये बेटर वर्ड है, मेलपिगियन बॉडी। और दूसरा पार्ट होता है रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल। तो देखिए हम सिंपली ट्यूब्यूल भी इसको हम कई बार बोल देते हैं, सिंपली ट्यूब्यूल भी हम इसको कह सकते हैं। तो 2 मेन पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, मेलपिगियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो मेलपिगियन बॉडी है, मेलफिजियन कह लो आप, जो भी मर्जी है, बट बेटर है मेलपिगियन बॉडी। अभी मेलपिगियन बॉडी के 2 पार्ट होते हैं। जो मेलपिगियन बॉडी है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट इसका होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा इसका पार्ट होता है बोवेन कैप्सूल। बोवेन कैप्सूल। तो देखिए 2 पार्ट मेलपिगियन बॉडी के, ग्लोमेरुलस, बोवेन कैप्सूल, बट नेफ्रॉन के 2 पार्ट रेनल ट्यूब्यूल एंड मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी का दूसरा नाम भी है, इसको हम बोल देते हैं रेनल कोर्पसल, रेनल कोर्पसल इसी है। तो 2 पार्ट रेनल कोर्पसल कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेलपिगियन बॉडी, जबकि नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं।
मेलपिगिन बॉडी या फिर मेलपिगिन बॉडी का दूसरा नाम रेनल कॉर्पसल, दूसरा जो पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल। बट जो मेलपिगिन बॉडी है या फिर रेनल कॉर्पसल उसके भी दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। तो कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिख दिया जाता है कि नेफ्रॉन हैज 3 पार्ट्स, नेफ्रॉन हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस, सेकंड वन इज बोमेन कैप्सूल एंड थर्ड वन इज रेनल ट्यूब्यूल। तो कई बार इन 3 पार्ट्स को बता दिया जाता है। तो मैंने हर तरीके से आपको बताया, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, इनके अलावा और कोई नेम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट है, मेन पार्ट मेलपिगिन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल। मेलपिगिन बॉडी के 2 पार्ट ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। तो आगे देखते हैं। अब ये डायग्रामेटिकली हम इसको देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, रेनल जो कॉर्पसल है इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए जो अपना नेफ्रॉन है उसका डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं कि नेफ्रॉन के अंदर ऊपर कुछ इस तरह का एक कैपिलरीज की बॉल होती है, बिल्कुल ऐसे कोइल्ड कैपिलरीज की बॉल, इस तरह से बिल्कुल कोइल्ड। ये बॉल्स ऑफ कैपिलरीज है, ऐसे मीन्स कैपिलरीज मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो कैपिलरीज है ना, बहुत सारी कैपिलरीज और वो कैसे कोइल्ड है, वैसे कोइल्ड है। तो कैपिलरीज की जो बॉल है इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस एनक्लोज्ड होता है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। जो ग्लोमेरुलस है वो एनक्लोज होता है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से कप शेप्ड कह सकते हो, आप सी शेप्ड कह सकते हो। और उसके नीचे एक ऐसी ट्यूब सी लगी होती है, पाइप। तो अब जो ये पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, कैप्सूल लाइक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। या पैसे मैं दिखा देता हूं, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। और जो ये बॉल ऑफ कैपिलरीज है इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल है, और ये जो ये चीज़ें आ रही हैं ये है अपना जो ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये है अपना दिस इज रेनल ट्यूब्यूल। मैं RT से लिख रहा हूँ रेनल ट्यूब्यूल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है रेनल ट्यूब्यूल। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं हमारी नेफ्रॉन के, कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट। डायग्रामेटिकली हमने कैसे बताया कि बाल ये होती है ग्लोमेरुलस, ये होता है बोमेन कैप्सूल और ये होता है रेनल ट्यूब्यूल। तो 3 पार्ट से आप कह सकते हैं, 3 पार्ट से मिलकर बना है अपना नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का है। अब इन दोनों पार्ट को मिला के देखिए, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों पार्ट को मिला के हमने नाम दे दिया मेलपिगिन बॉडी। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हमने पढ़ लिया किडनी क्या है, किडनी के अंदर वर्किंग यूनिट कौन है, कि किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। अब नेफ्रॉन के कितने पार्ट वो भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इसकी वर्किंग, कि नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता कैसे। तो देखिए उसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सारी चीजें अरेंज कर रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट कर ली होंगी, नहीं तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, डायग्राम आपने कल बना लिया था। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो नेफ्रॉन क्या है मैंने बताया, कितने होते हैं नेफ्रॉन हर एक किडनी के अंदर। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो अब देखते हैं कि नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो देखिए मैं डायग्राम है जो फिर से ड्रा करता हूँ, और अब की बार थोड़ा सा अच्छा डायग्राम हम ड्रा करेंगे, कि ये मैंने अलग अलग तरह के मार्कर ले लिए हैं ताकि डायग्राम आपको अच्छा लगे। तो देखिए जो नेफ्रॉन है वो कहाँ तक, किडनी में। तो हम एक नेफ्रॉन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन के अंदर हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने कल बताया था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, कि किडनीज के अंदर एक पाइप आती है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, अनफिल्टर्ड ब्लड आता है, अनफिल्टर्ड ब्लड। ये जो लेके आ रही है, ये ब्लू कलर से मैं क्यों ड्रा कर रहा हूँ आप समझ रहे ब्लू कलर से, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, अनफिल्टर्ड ब्लड है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रेनल आर्टरी। ये हमारे पास इम्प्योर ब्लड के लेके आएगी रेनल आर्टरी। अब देखिए जो रेनल आर्टरी है, अब जो रेनल आर्टरी है इसकी एक और छोटी सी ब्रांच बन जाती है, आगे जाके इसकी एक छोटी सी ब्रांच बन जाती है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है, इस ब्रांच को हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। तो
रेनल आर्टरी की एक और आगे आगे ब्रांच बनेगी, छोटी ब्रांच है। अब जो ये है, ये सिंपली है क्या, कैपिलरीज है। क्या है सिंपली कैपिलरीज। तो अब देखिए जो कैपिलरीज है, ये आगे जो कैपिलरीज है ये इस तरह से बिल्कुल कोल्ड स्ट्रक्चर, एक बॉल बना लेती हैं बिल्कुल ऐसे, इस तरह से कोल्ड, इस तरह से। और ये कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये तो ये देखिए एक जो रेनल आर्टरी की छोटी सी ब्रांच जिसको मैंने नाम दिया एफरेंट आर्ट्रियोल, अब वो आगे होगी कोल्ड, वो सिंपली है क्या, कैपिलरीज। तो एफरेंट आर्ट्रियोल हम यहाँ तक कह सकते हैं। अब यहाँ तक हम दूसरा नाम देंगे। अब चलो इसका नाम भी बता देता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। जो कलर है मैंने वो बना दिया रेड। अब रेड बनाते ही आप समझ गए कि रेड मैंने क्यों बनाया है, आप समझदार हैं। तो अब इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम होता है इफरेंट आर्ट्रियोल, इसका नाम होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब जो ये बॉल ऑफ कैपिलरीज बना है, ये जो ये बॉल ऑफ कैपिलरीज बना, यही क्या है, मैंने बताया था ग्लोमेरुलस, यही क्या है ग्लोमेरुलस। अब इसको सराउंड करके रखा होता है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, नाम शायद आप भूल गए हैं, क्या है, बोमेन कैप्सूल। तो इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल से एक डक्ट निकल रही है, पाइप निकल रही है, जिसको हमने नाम दिया है रेनल ट्यूब्यूल का, जिसको हमने नाम दिया है रेनल ट्यूब्यूल। ओके, जो रेनल ट्यूब्यूल है, जो ये रेनल ट्यूब्यूल है, ये आगे जुड़ता है एक बड़ी पाइप में। ये देखिए, ये इस पाइप के अंदर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या एक्चुअल में ऐसी होती है, एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम अच्छे समझ में आएगी, डायग्राम में हो क्या रहा है, कौन सा पार्ट क्या है। तो एक बड़ी पाइप में ज्वाइन करता है। इस बड़ी पाइप का नाम क्या है, इसका नाम है यूराइन कलेक्टिंग डक्ट, शॉर्ट फॉर्म में यूसीडी लिख सकते हैं हम, यूराइन कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो आगे ये पार्ट है, ये जुड़ा होता है एक और पाइप से, बड़ी पाइप से। तो ये आगे और बड़ी पाइप से आगे जुड़ा है। अब इन पाइप्स को हम क्या कहते हैं, अब जो ये पाइप है, ये हमने पढ़ रखा है, इसको हम बोलेंगे हम यूरेटर, इसको हम बोलेंगे यूरेटर। और यूरेटर फिर आगे किसके साथ ज्वाइन होता है आपको पता है, मैंने वहाँ पे डायग्राम में बता रखा है, यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर। तो ये मैंने आपको कनेक्शन बताया कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अब रहती कौन है, अब रहती है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो देखिए जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जो पाइप है, ये पाइप, ये एक पतली सी कैपिलरी, पूरा नेटवर्क होता है, हायर क्लासेस की बुक्स में देखोगे। बस मैं यहाँ पे आपको एक सिंपली एक बना के दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि आपको प्रोसेस है जो समझ में आए क्लियरली। अगर हम यहाँ पे 11th वाला पढ़ने लगे तो आप पजल हो जाएंगे, वो थोड़ा सा हायर लेवल हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो हम पढ़ रहे हैं बस 10th के बेसिस पे। अगर इसी को मैं 11th में पढ़ाता हूँ तो 11th के अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लूप ऑफ हेनली पढ़ेंगे, असेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लूप, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल अपना जो ट्यूब्यूल है, ये अपना जो ये ट्यूब्यूल है, मैं इसका नाम लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में रेनल ट्यूब्यूल। ये जो पाइप है ये है रेनल ट्यूब्यूल। तो अब रेनल ट्यूब्यूल के ये कोइल्ड होती है, ये रेनल ट्यूब्यूल की क्या होती है, बिल्कुल कोइल्ड, इस तरह से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, इसके सराउंड कर रखा होता है इसको इसने। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सराउंड करके रखा होता है। इस तरह से अब क्या बिल्कुल ऐसे ही सराउंडिंग कर रखा था, बिल्कुल नहीं, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको डायग्राम में कौन किसके साथ कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, क्यों कनेक्ट है वो समझ में आए। तो इस तरह से अब आगे फिर से ये ऐसे ही ओके। और फिर ये जो पाइप है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये आगे जाके जुड़ जाती है एक और थोड़ी सी जो बड़ी पाइप है। समझाने के लिए मैंने आपको बताया बड़ी पाइप है, ये पाइप है जिसको ये अब क्या करेगी, ये फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाएगी।
ये फिल्टर्ड ब्लड को लेके, इसलिए मैंने रेड से बनाया है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेनल वेन। इसको हम बोलते हैं रेनल वेन। तो देखिए ये है, अभी मैं यहाँ से इस डायग्राम से समझाता हूँ आपको कि ये थी रेनल आर्टरी, ये थी रेनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है। अब ये पाइप आगे किससे जुड़ी है? उस डायग्राम में देखिए, ये पाइप आगे जुड़ी है एफरेंट आर्टरियोल से। एफरेंट आर्टरियोल फिर किससे जुड़ी है? ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस से फिर एक और पाइप निकल रही है, दैट इज एफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल ऐसे कोइल होती हुई, ऐसे इसके चारों ओर घूमती हुई आगे आके जुड़ जाती है रेनल वेन में। कौन है रेनल वेन? ये है रेनल वेन। तो देखिए रेनल वेन कैसा ब्लड लेके जा रही है? प्योर, या फिर प्योर की बजाय हम बोल सकते हैं फिल्टर्ड, हम बोल सकते हैं फिल्टर्ड। और रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी है, वो कैसा ब्लड लेके आ रही है? इम्प्योर, या इम्प्योर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? अनफिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड ब्लड। तो इस तरह से इस डायग्राम को मैंने कनेक्ट करके बताया है उस डायग्राम से। अब देख लेते हैं कि ये जो बोमेन कैप्सूल था, ये जो रेनल ट्यूब्यूल है, ये आगे किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से, यूरेटर किससे? फिर यूरिनरी ब्लैडर से। यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का जो पार्ट है, यहाँ पे होती है यूसीडी इस रीजन के अंदर। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 11th के अंदर हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए बस आप कि यहाँ पे यूराइन कलेक्टिंग डक्ट है, उसके आगे कौन है? ये यूरेटर है। फिर कौन है? यूराइनरी ब्लैडर। तो ये इस तरह से कनेक्ट है, ये डायग्राम उस डायग्राम से। अब समझते हैं वर्किंग। तो देखिए वर्किंग क्या है? वर्किंग क्या है? सिंपली जो किडनीज है उनका फंक्शन क्या है? सिंपली किडनीज का फंक्शन है ब्लड के अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्टर करना। तो किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है जो, वो क्या करना है? जो ब्लड है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता है यूरिया, ब्लड के अंदर होता है यूरिया, नाइट्रोजनस, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऐसा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर होता है यूरिया। तो अब इस ब्लड के अंदर से यूरिया को हटाना है, ब्लड के अंदर से यूरिया को हटाना, ये काम कौन करेगी? किडनी। ये काम कौन करेगी? किडनी। और किडनी के अंदर कौन करेगा? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर कौन करेगा? नेफ्रॉन। तो अब जैसे ही ब्लड किडनी के अंदर आता है, नेफ्रॉन के अंदर से गुजरता है, ग्लोमेरुलस के अंदर से गुजरता है, तो इस ब्लड के अंदर से यूरिया खत्म हो जाता है। अब सिंपली क्या बचा? ब्लड। तो किडनीज ने क्या किया? ब्लड में से यूरिया को हटा दिया, ब्लड में से यूरिया को हटा दिया। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, कि ब्लड को छान दिया, ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया था जो उसको हटा दिया। ये काम है किडनीज का। अब ये काम हुआ कैसे? ब्लड के अंदर से यूरिया हटा कैसे? तो उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल, मैं पहले आपको बताता हूं, फिर मैं बारी बारी से लिखवाता हूं। तो देखिए क्या है। पहले रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड या अनफिल्टर्ड ब्लड लेके आएगी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर प्रेजेंट है यूरिया, जिसके अंदर प्रेजेंट है यूरिया। अब ये जो ब्लड है, ये रेनल आर्टरी आके देगी एफरेंट आर्टरियोल को। किसको देगी? एफरेंट आर्टरियोल को। यहां से ये इम्प्योर ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड जिसके अंदर यूरिया है, वो इस तरह से आएगा, और आएगा किसमें? ग्लोमेरुलस में। तो ये पार्ट क्या था? ग्लोमेरुलस। में लिख भी देता हूं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस। ओके। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था? बोमेन कैप्सूल। ओके। अब इसको हमने क्या बोला? रेनल ट्यूब्यूल। अब देखिए, अब जो अनफिल्टर्ड ब्लड, यूरिया वाला ब्लड, वो ग्लोमेरुलस में आया है। अब जो एक ग्लोमेरुलस है, ये सिंपली क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस है वो क्या है? सिंपली बॉल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज हैं, बहुत सारी कैपिलरीज कोइल्ड हैं। अब मैंने ये बताया था कि कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वेरी माइन्यूट से जो पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स से क्या होता है? उन पोर्स से, ग्लोमेरुलस से ब्लड के अंदर, यहाँ पे ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये देखिए मैंने ब्लड को दिखा दिया इस तरह से, ये जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इस ब्लड के अंदर से जो बोमेन कैप्सूल है, इसकी वॉल्स में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसकी वॉल्स में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स। ये देखिए पोर्स बना दिए मैंने। अब इसके अंदर, इनकी कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर भी क्या है? छोटे छोटे पोर्स। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। पोर्स होते हैं बट ऐसे नहीं है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, बस समझे। तो इन पोर्स से ये इस तरह से
यहां से ये आ क्या रहा है, यहां पे आ रहा है जी इनसे वेस्ट, साथ में न्यूट्रिएंट भी, कि जो ब्लड ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है इन पोर्स के थ्रू, उस ब्लड के अंदर वेस्ट भी होता है, न्यूट्रिएंट भी होते हैं, दोनों तरह का। जो वेस्ट यहाँ से निकल के आ रहा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई पोर्स नहीं लगे होते हैं, ऐसी कोई फिल्ट्रेशन यूनिट नहीं है यहाँ पे कि वो सिर्फ किसको निकाल ले, सिर्फ वेस्ट को निकाल ले, न्यूट्रिएंट को रहने दे। इट मीन्स यहाँ पे अब जो आया है वो वेस्ट भी है, ये मैं दिखा देता हूँ, वेस्ट भी है और न्यूट्रिएंट भी, दोनों ही चीज़ें हैं। अब क्या होता है, अब जो ये चीज़ें नीचे को मूव करती हैं रेनल ट्यूब्यूल से, अब यहाँ से जो ब्लड है, अब ये इसके थ्रू ग्लोमेरुलस में आया था, अब ग्लोमेरुलस से निकल कहाँ से रहा ब्लड, यहाँ से निकल रहा है इफरेंट आर्टरियोल से। इफरेंट देखिए नेम में यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, एफरेंट आर्टरियोल लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में, बट ग्लोमेरुलस से लेके जा कौन रही है, इफरेंट आर्टरियोल। तो ये दोनों का फंक्शन है। अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर ना तो वेस्ट ना न्यूट्रिएंट है, बस प्लाज्मा है, अब ये भी इस तरह से आ रहा है, ये सॉरी, तो एरो के साथ मैंने इसकी डायरेक्शन दिखाई है कि कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है, कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है। तो अब देखिए जो बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो फिल्ट्रेट आया है ब्लड के अंदर से वेस्ट और न्यूट्रिएंट के लेके जो लिक्विड आया है, लिक्विड मेटेरियल आया, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो बोमेन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल के अंदर आया फिल्ट्रेट जिसके अंदर वेस्ट और न्यूट्रिएंट है। अब वो ट्यूब्यूल के थ्रू चलता है, ट्यूब्यूल के थ्रू मूव करता है, इस तरह से ट्यूब्यूल के थ्रू मूव करता है, और ये जो मूव करता करता जाता कहाँ है, एट लास्ट ये पहुंचता है अपना यूराइन कोलेक्टिंग डक्ट, इसमें यूरिन कोलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद पहुंचता है यूरेटर में, यूरेटर से पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर, बॉडी से बाहर हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये है कि हमने ब्लड से दोनों ही चीजों को निकाल लिया, वेस्ट को भी निकाल लिया, न्यूट्रिएंट को भी निकाल लिया। अब वेस्ट था जो यूरिया था उसको तो निकालना था, यूरिया को तो हमारे को फिल्टर आउट करना था, बट न्यूट्रिएंट नहीं। अब ये न्यूट्रिएंट भी चले गए ऐसे, तो हमारे जो यूराइन है उसके अंदर यूराइन होता क्या है, आई होप आपको पता होगा, 7th में आपने पढ़ा है। यूराइन होता क्या है वैसे, यूराइन होता है कि येलो कलर का लिक्विड, जो हम लिक्विड वेस्ट हमारा होता है, जो हम पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक येलो कलर के लिक्विड को सेक्रेट करते हैं, वो होता है यूराइन। अगर किसी को नहीं भी पता तो मैंने बता दिया है यूराइन। तो अब जो ऐसे, तो अगर ये दोनों ही चीजें आए और इन न्यूट्रिएंट को हम यूराइन के थ्रू बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो अब होता क्या है, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि इस न्यूट्रिएंट को जो इस बोमेन कैप्सूल जो फिल्ट्रेट में है, जो फिल्ट्रेट के अंदर है, उसको वापस से ब्लड के अंदर लेके आना, वापस से ब्लड के अंदर। तो क्या होता है, देखिए इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं हमें रीएब्जॉर्प्शन। पहले हुआ फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यहाँ से ये जो अपनी वॉल्स होती हैं ट्यूब्यूल्स की, इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, और जो अपनी एफरेंट आर्टरियोल वो तो कैपिलरी है, आपको पता है, वो एक तरह कैपिलरी है, उसके अंदर भी पोर्स होते हैं। तो ऐसे ही हर जगह दोनों के अंदर पोर्स हैं। देखिए मैं समझाने के लिए आपको ये पोर्स दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। अब ऐसे ही पोर्स होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट पोर्स तो होते हैं। मैं थोड़े से बड़े बना रहा हूँ, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इस तरह से पोर्स हैं। अब इन पोर्स से क्या होता है, अब इन पोर्स से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से चले जाते हैं, किसके अंदर है, एफरेंट आर्टरियोल के अंदर, इफरेंट आर्टरियोल के अंदर, ब्लड के अंदर। न्यूट्रिएंट कौन चले गए, सिर्फ न्यूट्रिएंट। यहाँ से कौन जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए यहाँ से भी इस तरह से किसके अंदर जा रहे हैं, मैं बार बार डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इफरेंट आर्टरियोल के अंदर। किससे जा रहे हैं, ट्यूब्यूल से। किससे जा रहे हैं, ट्यूब्यूल से। कौन जा रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स। कौन जा रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स। तो अब ऐसे ऐसे यहां पर आते वक्त इस ब्लड के अंदर क्या क्या है, इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट है, वेस्ट नहीं है। वेस्ट को कौन लेके चला गया, ट्यूब्यूल। वेस्ट को कौन लेके चला गया, ट्यूब्यूल। न्यूट्रिएंट को भी लेके गया था बोमेन कैप्सूल से, तो दोनों ही लिए थे। बोमेन कैप्सूल ने तो यहाँ से वेस्ट भी लिया था, न्यूट्रिएंट भी लिया था।
बट इसको बोला था फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन, वो होता है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन कैसे हुआ है? रीएब्जॉर्प्शन इस वजह से हुआ है कि जो ट्यूब्यूल है उसके चारों ओर कोइल्ड होती है, लिपटी हुई होती है, कौन? इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल सिंपली 10th क्लास की बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल जाता है कि ग्लोमेरुलस की डक्ट, कि ग्लोमेरुलस के अंदर दो पाइप होती हैं, एक पाइप एफरेंट आर्टरियोल है, दूसरी पाइप इफरेंट आर्टरियोल है। तो वहाँ पे नेम नहीं लिखे होते, वहाँ पे सिंपल लिखा होता है कि ग्लोमेरुलस की डक्ट। तो एक डक्ट तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आ रही है, दूसरी डक्ट ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जा रही है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो जो इफरेंट आर्टरियोल है वो ट्यूब्यूल के चारों ओर लिपटी हुई है, कोइल्ड है। और ट्यूब्यूल के अंदर, और जो ये ट्यूब्यूल है इसके अंदर, और जो ये अपनी इफरेंट आर्टरियोल, दोनों की वॉल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स से सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो वेस्ट का साइज है वो बड़ा होता है, वेस्ट का साइज है बड़ा, न्यूट्रिएंट का साइज है थोड़ा सा छोटा, न्यूट्रिएंट का साइज छोटा है, वेस्ट का साइज बड़ा है। अब जो पोर्स होते हैं ये इतने ही पोर्स होते हैं कि इनसे सिर्फ न्यूट्रिएंट आ सकते हैं। वेस्ट का साइज बड़ा होने की वजह से वो वेस्ट नहीं आ पाता, न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो इस वजह से ट्यूब्यूल से न्यूट्रिएंट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा? एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। किसके अंदर? ब्लड। तो ट्यूब्यूल से न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, किसके अंदर हुआ? एफरेंट आर्टरियोल के अंदर जो ब्लड है। तो अब इस ब्लड के अंदर, अब जो यहाँ से ये ब्लड गया, इस ब्लड के अंदर दोनों चीजें हैं। इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिएंट है। और वेस्ट कहाँ चला गया? ट्यूब्यूल्स में। तो ट्यूब्यूल से जो वेस्ट है वो तो ट्यूब्यूल में ही रहा, क्योंकि पोर्स उसका साइज बड़ा होता, पोर्स के अंदर से एंटर नहीं कर पाया। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स निकल गए। कहाँ निकल गए? ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल निकल गए इफरेंट आर्टरियोल में, इफरेंट आर्टरियोल। तो इफरेंट आर्टरियोल ब्लड और न्यूट्रिएंट के लेके चली जाती है रेनल वेन में, रेनल वेन फिर आगे बॉडी पार्ट्स में। और जो बची कौन? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल के अंदर जो क्या बच गया? अभी यहाँ पे बन जाता है यूराइन, ये हो जाता है यूराइन। अब जो सिर्फ वेस्ट, ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर सिर्फ वेस्ट है, यूरिया, वो उसको बोलते हैं हम यूराइन। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। तो अब ट्यूब्यूल ने यूराइन को दे दिया, यूराइन कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ये जो पाइप है इसने किसको इकट्ठा किया है? यूराइन को। इसके अंदर कौन आ? यूराइन। इसलिए बोलते हैं यूराइन कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारी होती है किडनी इसके अंदर, मैंने बस एक बना रखी है। अब यूराइन कलेक्टिंग डक्ट आगे बड़ी पाइप से यूरेटर, वो दिख रही है आपको, यूरेटर, फिर आगे यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर से आगे बाहर। तो इस तरह से काम करती है किडनीज, या फिर इस तरह से काम करता है अपना नेफ्रॉन। तो ये था वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ किडनी। इसको हम लिखेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ मैं कैसे काम हुआ है। तो देखिए सिंपली कैसे काम हुआ है। रेनल जो आर्टरी थी, इम्प्योर या फिर अनफिल्टर्ड ब्लड को किसके अंदर लेके आई? एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। यहाँ पे यूरिया है ब्लड के अंदर। अब ये जो है ये आगे चला गया ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसकी हुई? वेस्ट की भी, न्यूट्रिएंट की। कहाँ से? ब्लड से। तो ब्लड से दोनों ही चीजें निकाल ली, वोमेन कैप्सूल ने ब्लड के अंदर से दोनों ही चीजें निकाली। कौन कौन सी चीजें निकाली? वेस्ट भी और न्यूट्रिएंट भी। तो अब इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिर इसको बोलेंगे हायर क्लासेज में आपको पढ़ना होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो अभी नहीं है हायर क्लासेज में। तो फिल्ट्रेशन होगी। अब जो फिल्ट्रेट जो लिक्विड यहाँ पे बना है, वेस्ट और न्यूट्रिएंट दोनों है, अब ये किसके थ्रू जाएगा? ट्यूब्यूल के अंदर। बट यहाँ पे ग्लोमेरुलस में वेस्ट और न्यूट्रिएंट होने के लिए कौन रह गया? ब्लड रह गया, प्योर ब्लड। अब जो ब्लड आगे मूव करता है किसकी वजह से? इफरेंट आर्टरियोल। तो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, ट्यूब्यूल के थ्रू लिक्विड वेस्ट जा रहा है, जिसके अंदर वेस्ट भी न्यूट्रिएंट भी है। अब जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये दोनों आपस में लिपटी हुई है, कोल्ड है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इन दोनों की वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन दोनों की वॉल्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स, माइनर से पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू, उन पोर्स का साइज इतना ही होता है कि न्यूट्रिएंट आ पाए। कहाँ से? ट्यूब्यूल से आर्टरियोल में, ट्यूब्यूल से आर्टरियोल में। तो अब इस वजह से न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। तो इस तरह से फिर जो वेस्ट बचा वो ट्यूब्यूल में यूराइन बन के, और यूराइन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर, और जो प्योर ब्लड बचा विद न्यूट्रिएंट्स वो इफरेंट आर्टरियोल दे देती है रेनल वेन को, और रेनल वेन आगे पहुंचा देती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से वर्किंग, इस तरह से किडनीज हैं वो फिल्टर करती हैं। किसको करती हैं? ब्लड को। और जो मेन चीज उन्होंने फिल्टर की है वो क्या की है? यूरिया। क्या किया है? यूरिया। तो अब यूराइन क्या होता है वो भी आपको पता लग गया, एक लिक्विड कलर का वेस्ट होता है जिसके अंदर मोस्टली यूरिया होता है। अब कितना ब्लड फिल्टर कर देती है किडनी? 180 लीटर, 180 लीटर ब्लड पर डे। एक दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है, और करीब करीब 1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर यूराइन बनता है। हमारी बॉडी के, एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में जिसको कोई बीमारी नहीं है,
यूराइन के कितना यूराइन बनता है, 1 से 1.5 लीटर। सारी चीजें हम लिखेंगे, 1 से 1.5 लीटर। कितने ब्लड को फिल्टर करती है किडनी, 180 लीटर। तो बहुत कम ही यूराइन बनता है, बहुत कम ही यूराइन बनता है। अब देखिए 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया तो बहुत सारा ब्लड यहाँ पे आया है, बट उसमें से यूराइन कितना बना, 1 से 1.5 लीटर। 180 में से कितना बना, 1 से 1.5 लीटर। तो बाकी कहाँ गया, बाकी सारा रीएब्जॉर्ब हो गया। बाकी सारा कहाँ हो गया, रीएब्जॉर्ब। तो इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेता है कि हाउ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनी, कि किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन के अंदर न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन कैसे दोबारा से रीएब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर। एक बार तो ब्लड से यहाँ, ब्लड के अंदर से यहाँ से निकल गए, फिर दोबारा से रीएब्जॉर्ब कैसे हुए, तो वो भी मैंने आपको बताया। अब इसको हम लिखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ ब्लड जो किडनीज हैं इससे रिलेटेड कुछ डिजीज भी हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, बट उनको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे हम। अभी हम इसको लिख लेते हैं। मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ ताकि साथ के साथ जो आप जो डायग्राम में दिख रहा है हम उसको नोट कर लें अच्छे से। देखिए तो हम लिखते हैं हाउ किडनीज फिल्टर द ब्लड। तो पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, हम लिखते हैं कि रेनल, देखिए मैं लिख रहा हूं RA, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ब्रिंग कैसा, अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड ब्लड कहां पे, इनटू द किडनी, इनटू द किडनी। सही बात है। अब क्या होता है, रेनल आर्टरी में प्योर ब्लड ले आई अब, एंड देन this blood goes into the afferent arteriole। देखिए मैंने ए लिखा है, एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ब्लड कहाँ से, बॉडी पार्ट से रेनल आर्टरी लेके आई, रेनल आर्टरी ने किसको दिया, किडनी, किडनी के अंदर किसको दिया, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रिंग this blood bring this blood into the glomerulus, into the glomerulus। तो जो एफरेंट आर्टरियल है ब्लड को लेके आई ग्लोमेरुलस के अंदर। अब क्या होता है, इन ग्लोमेरुलस वॉल से, या फिर हम कह सकते हैं इन ग्लोमेरुलस filtration of blood take place। कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई। नाउ द फिल्ट्रेट अब देखिए जो फिल्ट्रेट है, इस वर्ड को ध्यान से, फिल्ट्रेट क्या है, फिल्ट्रेट वो लिक्विड मटेरियल है जो ग्लोमेरुलस से आया ट्यूब्यूल में, जो ग्लोमेरुलस से आया ट्यूब्यूल में। तो नाउ द फिल्ट्रेट कंटेन्स बोथ न्यूट्रिएंट एज वेल एज वेस्ट। और वेस्ट भी कौन, यूरिया। वेस्ट कौन, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया। तो फिल्ट्रेट के अंदर होते हैं दोनों चीजें। एंड दिस फिल्ट्रेट passes into the BC, Bowman capsule। Now this filtrate passes into the Bowman, क्योंकि जो फिल्ट्रेट वो कहाँ पे चला गया, Bowman capsule। and then तब into the renal tubule, then into the renal tubule। कि पहले बोमन कैप्सूल में आया, बोमन कैप्सूल से कहाँ आया, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। सही बात है। अब हम आगे लिखते हैं। यहाँ तक आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, ओके नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे, बड़े स्पीड से लिखते हैं आप, वेरी गुड।
अब देखिए, अब जो ये रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट आ गया है, फिल्ट्रेट क्या करेगा देखते हैं। अब जो रेनल ट्यूब्यूल है, नाउ filtered blood, now filtered blood passes, जो filtered blood है वो passed into the efferent arteriole, कि जो ब्लड फिल्टर हो चुका है वो फिल्टर्ड ब्लड अब जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल में। सही बात है, इफरेंट आर्ट्रियोल में। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, now reabsorption of न्यूट्रिएंट्स। अब बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। नाउ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस थ्रो pores present in the walls of efferent arteriole and renal tubule। अब बोल रहा है जो न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ किसकी वजह से, कि जो पोर्स प्रेजेंट थे ट्यूब्यूल की वॉल्स में और इफरेंट आर्ट्रियोल्स की वॉल्स में, तो अब रीएब्जॉर्प्शन हुआ। अब लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ था, तो नाउ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, बिकॉज, अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज इफरेंट आर्ट्रियोल इज coiled because efferent arteriole is coiled around the renal tubule। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इफरेंट आर्टियोल है वो कोल्ड होती है रेनल ट्यूब्यूल से। अब हो गया, अब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट भी आ गए। अब जो नाउ द ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट, अब इस ब्लड के अंदर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है, नाउ द ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट पासेज इनटू दी कहाँ पे, अब देखिए जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, रेनल वेन, इनटू द रेनल वेन एंड द रेनल वेन पास्ड इट इनटू दी सर्कुलेटरी सिस्टम और इनटू द बॉडी पार्ट, कि अब जो रेनल वेन है वो फिर आगे जो बॉडी का सर्कुलेशन है उसके अंदर फिर चलेगी, तो ब्लड फिल्टर हो गया। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो, हमने ब्लड को तो हमने एफरेंट आर्ट्रियोल से पहुंचा दिया सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हमारे पास जो ये बोमेन कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो वेस्ट बच गया है, अब उसको हम क्या बोलते हैं, यूराइन। तो अब एंड द लिक्विड वेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, यूराइन, एंड द लिक्विड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं यूराइन, एंड द लिक्विड वेस्ट जिसको हमने बोला है यूराइन is passed into the यूराइन कोलेक्टिंग डक्ट। देखिए यूसीडी क्या है, यूराइन कोलेक्टिंग डक्ट, की जो लिक्विड वेस्ट है यूराइन को पास कर दिया यूराइन कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर, फिर यूराइन कोलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे, यूरेटर्स के अंदर, फिर कहाँ पे चला गया, यूरेटर्स के अंदर, यूरेटर से यूबी यूराइनरी ब्लैडर, यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर, और यूराइनरी ब्लैडर से यूराइनरी ब्लैडर। अब क्या करता है, यूराइनरी ब्लैडर स्टोर्स दिस यूराइन टेम्परेली। तो यूराइनरी ब्लैडर है वो स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है,
यूराइनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूराइन को, कितने टाइम के लिए? थोड़े से टाइम के लिए, टेम्परेरी, जब तक हमारा मन नहीं करता, जब तक हमारे को अर्ज नहीं होती है लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करने की। जब एक्सक्रीट करने की अर्ज होती है, जब हमारा मन करता है, नीड होती है बॉडी को कि उसको एक्सक्रीट किया जाए, तो हम बॉडी से उसको क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है किडनीज से वो कंप्लीट होती है। और किस तरह से जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट कहाँ से निकले थे ब्लड से, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर, दोबारा न्यूट्रिएंट कब आए ब्लड के अंदर? ट्यूब्यूल और इफरेंट आर्टरी। कैसे आई वो मैंने बताया। सिर्फ न्यूट्रिएंट ही क्यों आई वो भी मैंने बताया। वेस्ट क्यों नहीं आया वो भी मैंने बताया। तो इस तरह से अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा जो थोड़ा सा स्टूडेंट हाइयर सोचते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा हाइयर सोचते हैं वो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि जो अपनी इफरेंट आर्ट्रियोल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट आ गए, बहुत अच्छी बात है। इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर क्या आ गए? न्यूट्रिएंट्स। बट अब ये जो न्यूट्रिएंट्स से वापस नहीं जा सकते क्या ये वापस ट्यूब्यूल में नहीं जाएंगे? क्या ये वापस ट्यूब्यूल में नहीं जाएंगे? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट है वो कम है। किससे? ट्यूब्यूल से। क्योंकि ट्यूब्यूल के अंदर जो वेस्ट है, जो लिक्विड मटेरियल है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर है ही नहीं, क्योंकि सारे तो सारे यहाँ आ गए। अब चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती है? हाइयर कंसंट्रेट, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है वहाँ से कम अमाउंट की तरफ। तो इसलिए यहाँ से न्यूट्रिएंट की मूवमेंट होती है यहाँ पे। अगर ये ब्लड रुका रहे, अब दोनों का ब्लड रुक जाए, अब दोनों का ब्लड ना तो ट्यूब्यूल के अंदर आगे वेस्ट जा रहा है और ना ही इफरेंट, दोनों का यहाँ पे स्टॉप हो गया, दोनों टेम्परेरी स्टॉप हो गए, कुछ देर के रुके। अब पहले तो क्या होगा? अब पहले तो न्यूट्रिएंट जाएंगे ट्यूब्यूल से कहाँ पे? इफरेंट आर्ट्रियोल में। लेकिन जब इफरेंट आर्ट्रियोल में ज़्यादा हो जाएंगे तब कहाँ जाएंगे? ट्यूब्यूल में। उल्टा हो सकता है, बट ऐसा रोकता है, हमारा ब्लड कभी फ्लो होने से स्टॉप होता ही नहीं। ऐसे तो ब्लॉकेज हो जाएगी, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ब्लड रुकता नहीं है, इसलिए हमारी जो फिल्ट्रेशन वो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो इस तरह से हमने वर्किंग ऑफ किडनीज को पढ़ा या फिर वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन को पढ़ा। तो ये था हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय किडनीज। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इससे एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि कई बार क्या होता है, कई बार जो अपनी जो किडनीज हैं वो फंक्शनिंग बंद कर देती हैं, वो अपना फंक्शन करना बंद कर देती हैं। अब उस केस में क्या हो? अब अगर किसी की जो किडनीज हैं फेल हो जाए, किडनी फेलर हो जाए, वो ब्लड को फिल्टर करना छोड़ दे, तो अब ऐसे पेशेंट का क्या होगा? क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या उसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन है? तो अब इसका सोल्यूशन हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डायलाइसिस या फिर हीमोडायलाइसिस। तो कैसे डायलाइजर से, कैसे आर्टिफिशियल किडनी से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, कैसे कर पाते हैं और किस तरह से वो मशीन काम करती है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने अच्छे से चीज़ें हैं नोट कर ली होंगी, और अगर नोट नहीं कर ली हैं तो आप कर लीजिए वीडियो को रोक के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है कि मैं लिखता हूँ, देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप साथ साथ ना लिखें, क्योंकि वीडियोज़ हैं इसको आप रोक सकते हो आसानी से। इसको आप पॉज करो फिर लिखो, पहले समझ लीजिए, पहले वीडियो के अंदर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं आपको वो समझ लीजिए। एक बार आप वीडियो को कंटिन्यूसली देख लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ से नोट करना वो चीज़ें नोट कीजिए, बट साथ के साथ रोक रोक के मत लिखो, क्योंकि इससे ना आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप एक फ्लो में पहले वीडियो को देखो, फिर 5 मिनट लगनी है आपकी, फिर जहाँ से आपको जो लिखना है थोड़ा सा, क्योंकि आप आगे पीछे कर सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहले आप वीडियो को अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद आप लिखो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मेरे पास ये शिकायतें आई हैं कि सर थोड़ा सा लिखने का टाइम दिया करो। देखो अगर ऐसे हम लिखने का टाइम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएंगी। अब ये हम टाइम कंज्यूमिंग, आपको जो टाइम है ना उसको कंज्यूम होने से बचा रहे हैं, उसको टाइम सेविंग ट्रिक आप कह सकते हो इसको। तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को जहाँ से भी आपको जो चीज़ें लिखनी है वहाँ पे वीडियो को लेके जाइए, रोकिए और उसको आसानी से लिखिए। इससे आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आएंगे और आपके नोट्स बेसिस प्रिपेयर होंगे। तो मेरी सजेशन आप मान लीजिए, एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करने और डायग्राम को बड़े अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जो भी क्वेरी है उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।